नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। इनसाइड द फाइव आइज यानी कि आज हम चर्चा करेंगे फाइव आइज की कहानी के बारे में। फाइव आइज यानी कि पांच देशों से मिलकर बना एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसे कहा जाता है कि यह पांच देशों का संगठन विश्व का सबसे मजबूत खुफिया इनपुट आपस में साझा करता है। यानी कि इसके मेंबर जो हैं वो कई मामलों के साथ मिलकर काम करते हैं और विश्व के टॉप लेवल के जासूसी करते हैं। यह संगठन है अमेरिका के साथ कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जैसा कि हमने कहा कि फाइव आइज को दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है और इस अलायंस का मकसद है आतंकवाद को रोकना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो यह संगठन क्यों चर्चा में आ गया है, इस पर हमें चर्चा करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया कि इसमें सहयोगी संगठन कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है अमेरिका के साथ मिलकर। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है कि यानी कि ट्रंप 2.0 में वैश्विक प्लेटफॉर्म पर कई उठापटक ट्रंप के द्वारा जो है वो करते हुए देखा जा रहा है। चाहे अमेरिका का रूस के साथ संबंध हो, चाहे अमेरिका का यूक्रेन को उसके घुटने के बल ला देना हो, गिड़गिड़ाना हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका का भारत के साथ संबंध भी अगर हम देखें, अमेरिका का कनाडा के साथ हम संबंध देखें, चाहे अमेरिका का फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ संबंध देखें कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस ने चाहे ब्रिटेन ने जो है वो अमेरिका के साथ अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस किया। आइए कुछ न्यूज़पेपर के प्रतियां को देखें और उसके बाद फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे समाचार पत्र, इसके अलावा और भी बहुत सारे समाचार पत्रों ने इसको कवर किया है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है यूएस टू एडवोकेट फॉर कनाडा रिमूवल फ्रॉम फाइव आइज। ठीक। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है यूएस प्रपोजेस एक्सिंग कनाडा फ्रॉम फाइव आइज। बिजनेस स्टैंडर्ड भी कुछ इसी प्रकार के न्यूज को लिखता है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप ये चाहते हैं कि कनाडा जो है वो फाइव आइज से बाहर आ जाए, क्योंकि ट्रंप हमेशा यही जो है वो मानते हैं कि कनाडा एक देश नहीं है बल्कि एक राज्य है। जैसे कि यूएसए में 50 राज्यों का एक समूह है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। उसी तरह वो कनाडा को भी कहते हैं कि वो उसका 51वां स्टेट है। आइए थोड़ा सा ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको कोट किया, इसको देख लेते हैं। अ टॉप एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, Peter Navarro, is advocating for Canada removal from the Five Eyes intelligence alliance. This move comes as Trump's ramp up of pressure on Canada, a country he reportedly envisioned as a America 51st state, according to report by the Finance Times. ठीक है ना, फिनेंशियल टाइम ने जो इसको किया है कि भैया ट्रंप जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, ट्रंप जो है वो बार बार कनाडा के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि कनाडा एक देश नहीं है बल्कि उसका 51वां राज्य है। और हमने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पे जो है वह ट्रंप ने ट्रूडो को, यानी कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री ना कहकर अपना गवर्नर कहा है। ठीक। अब ऐसे में हमें यह जानना बहुत ही अहम हो जाता है कि फाइव आइज क्या है और कनाडा को इस गठबंधन से अमेरिका क्यों बाहर करना चाहता है। लेकिन फाइव आइज के बारे में जानने के लिए हमें कुछ और भी न्यूज को अगर हम जान जाएं तो हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पर एक तरफ अल जजीरा का कटिंग देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ बीबीसी का कटिंग आप देख रहे हैं। और ये न्यूज को बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके डेट को आप ध्यान रखिए, 17 सितंबर 2021। 17 सितंबर 2021 क्या हुआ था 17 सितंबर 2021 को, जिसको कि हम फाइव आइज के साथ जोड़कर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो 17 सितंबर 2021 की अगर हम बात करें तो आप देखिए न्यूज क्या है। द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हैज कॉल्ड ऑफ इट्स टूर ऑफ पाकिस्तान मिनट्स बिफोर द फर्स्ट मैच वाज ड्यू टू बिगिन इन पाकिस्तान सिटी ऑफ रावलपिंडी। ठीक। बीबीसी क्या कह रहा है, बीबीसी लिखता है कि न्यूजीलैंड मेन अबॉन्डन पाकिस्तान टूर आफ्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलर्ट। ठीक। यानी कि सितंबर 2021, 17 सितंबर 2021 पाकिस्तान का शहर था रावलपिंडी और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। रावलपिंडी में दोनों देशों के बीच वनडे का मैच होना था। मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम ने ऐलान किया कि वह फील्ड में नहीं उतरेगी और कुछ ही घंटे के अंदर न्यूजीलैंड की टीम अपनी बोरिया बिस्तर को समेटकर पाकिस्तान से बाहर निकल आई।
पाकिस्तान से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक को यह भनक नहीं थी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वह ऐसा फैसला क्यों ले रही है। लेकिन 48 घंटे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी जिनका नाम है वसीम खान, उन्होंने मीडिया को बताया कि फाइव आइज के तरफ से न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी अलर्ट मिला था कि रावलपिंडी में होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के टीम के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है। 2021 के बाद 2025 यानी कि 4 साल के बाद फिर से फाइव आइज जो है वो चर्चा में आ चुका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं इसको चर्चा में लाने के लिए मुख्य श्रेय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जो है इन 5 देशों के ग्रुप से कनाडा को बाहर निकालने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि कनाडा को जो है इससे बाहर निकाल दिया जाए। अब आपके स्क्रीन पर ये फाइव आइज के मेंबर कंट्रीज नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपको यूएस नजर आ रहा है, कनाडा नजर आ रहा है, यूके नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है और न्यूजीलैंड नजर आ रहा है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ये फाइव आइज यानी कि 5 देशों का यह जासूसी समूह जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत को अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको इतिहास के पन्ने को पलटना होगा। सन 1943 1943 जिसको आप 1943 भी कह सकते हैं, इस 1943 और ये समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान को रोकने के लिए फाइव आइज की शुरुआत की थी। यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जब 1943 में ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसको कि हम ब्रूशा कहते हैं, इसी ब्रूशा के तहत अगर हम बात करें तो इसी ब्रूशा के तहत फाइव आइज का जो है वो शुरुआत हुआ। और इस ब्रूशा को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, द ब्रूशा को हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में 1943 में जो है यह साइन हुआ था। और 1943 में जब यह साइन हुआ था, यह समझौता हुआ था, तो यह तय हुआ कि दोनों देश के कोड ब्रेकर्स मिलकर जर्मनी और जापान के कम्युनिकेशन कोड्स को जो है वह तोड़ने का काम करेंगे। ब्रेक द कम्युनिकेशन कोड्स ऑफ जर्मनी एंड जापान वुड वर्क टुगेदर टू ब्रेक द कम्युनिकेशन। ठीक है ये। इसके अलावा अगर बात जो है इसमें यह भी हुआ था कि दोनों देश के जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिलता है वह एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और जंग में उन्हें यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन को इससे काफी फायदा हुआ। और जंग जीतने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इस अलायंस को जारी रखने का फैसला किया। और 1946 में अगर हम बात करें तो इसी एग्रीमेंट का नाम जो है वो नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया यूके यूएसए एग्रीमेंट। कब? 1946 में। और आगे चलकर अगर हम बात करें तो 1949 में कनाडा भी जो इसका मेंबर बना। इसके बाद 1956 में न्यूजीलैंड भी इसका मेंबर बना और इसका नाम पड़ गया फाइव आइज। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो देशों के बीच जो ये जासूसी का समझौता हुआ 1956 तक, यानी कि 12 सालों के बाद 5 देश इससे मिले और यहीं से शुरुआत हो गई फाइव आइज की। लेकिन विश्व में यही केवल इंटेलिजेंस फाइव आइज ग्रुप नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइव आइज में जैसे हम देख रहे हैं कि यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, वैसे ही 9 आइज कंट्री भी हैं जिसमें फाइव आइज ये जो कंट्री हैं, इसके अलावा 4 देश और हैं जो कि डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 14 आइस कंट्रीज भी हैं जिसमें 9 आइस कंट्री के अलावा जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइव आइस के बारे में अगर हम बात करें तो 20 से ज्यादा एजेंसियां जो है इससे जुड़ी हुई हैं और फाइव आइस अलायंस कंट्री अपने पार्टनर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती है। यानी कि यह एक दूसरे के साथ जो भी इंटेलिजेंस मिलता है उन सारे इंटेलिजेंस को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और सभी सदस्य देशों की अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को जोड़ दें तो 20 से अधिक इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो मिलकर काम कर रही हैं। कई दशक तक, यानी कि 1943 से लेकर अगर हम बात कर रहे हैं 1956 और 1956 से अगर हम बात करें तो कई दशक तक यह पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस ग्रुप था, अलायंस था, जो संगठन था, वह गुप्त रूप से यानी कि छुप कर काम कर रहा था। किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक लेख है, उस लेख को मैं आपको कोट करता हूं और कोट करके उस लेख के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक कोट 1972 का एक कोट है, देखिए। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश इन जर्नल ऑफ कोल्ड वॉर स्टडीज, है ना,
विथलाम बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1972। 1972 में विथलाम जो है वह ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने। ही केम टू नो अ ईयर लेटर देन अलायंस नेम्ड फाइव आइज आल्सो एग्जिस्ट, मतलब 1972 में ये बने प्रधानमंत्री, और उनके एक साल के बाद इनको पता चला कि फाइव आइज नाम का कोई अलायंस जो है वह अस्तित्व में है, वह काम कर रहा है। इस अलायंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह अलायंस जो है वह 55 साल तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब था। साल 1999 में किसी भी सदस्य देश ने इस अलायंस का सदस्य होने का कोई भी खुलासा नहीं किया। पहली बार इसके बारे में 2010 में जो है फाइव आइज के बारे में जब उसका एक एग्रीमेंट सार्वजनिक हुआ, तब लोगों को पता चला कि फाइव आइज नामक कोई संस्था है जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है वह यूएसए में जो है इसका मुख्यालय है। और इस अलायंस में अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल जो है वह कौन है, इस अलायंस में सबसे पावरफुल जो है वह अमेरिका है। वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस शेयर करता है, उसके बाद अन्य देश हैं। ठीक। तो ईच ऑफ फाइव आइज कंट्री हैज अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना। कनाडा का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, उसके ऑफिशियल में लिखा हुआ है कि इन मिलिट्री इंटेलिजेंस मैगजीन दैट ईच कंट्री एसोसिएटेड विद फाइव आइज हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके पास अलग अलग जो है वह जिम्मेदारी है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वह साउथ चाइना और इंडो चाइना को और उसके आसपास का जो पूरा पड़ोसी देश है उसको कवर करे। ब्रिटेन को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो अफ्रीका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करे। न्यूजीलैंड को जिम्मेदारी दी गई है कि वह पश्चिमी पैसिफिक कंट्रीज की जानकारी जो है वो इकट्ठा करे। और कनाडा को यह दी गई है कि रूस से संबंधित जो भी आइडियाज हो वह इकट्ठा करे। यानी कि पांच देशों को जो है वह पांच अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, और सभी मिलकर जो है वह अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्यों ट्रंप जो है वह कनाडा को यहां से निकालना चाहते हैं। तो ट्रंप यहां से क्यों निकालना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो नाटो के जरिए अगर हम बात करें तो कनाडा को जो है वो सिक्योरिटी मिलते हैं, और अमेरिका यह सिक्योरिटी जो है वो कनाडा को मुहैया कराता है। कनाडा और अमेरिका के बीच में फिलहाल अगर हम बात करें तो टैरिफ को लेकर लड़ाई चल रही है। अभी 5 मार्च को जो है अमेरिका ने कहा है कि वह कनाडा के ऊपर 25% जो है वो टैरिफ लगाएगा। तो कनाडा ने भी कहा है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ मिनट पहले का न्यूज जो है जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो कनाडा भी कह रहा है कि जैसे को तैसा, आप हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी आपके ऊपर जो है वह उतना ही टैरिफ लगाएंगे, है ना। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यही बातें जो है वो हो रही हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं जिसमें कि ट्रंप जो है वो क्या कर रहा है, कनाडा को जो है वो कई बार अपमानित भी किए हैं, और उन्होंने ट्रूडो को कई बार गवर्नर करके कह के भी बुलाया है। सार्वजनिक मंच पर जो है वो अमेरिका ने कनाडा को अपमानित करने का प्रयास किया है। अब जिस प्रकार से कनाडा को अमेरिका इस फाइव आई से निकालने की बात कर रहा है, हो सकता है कि वह कनाडा को दबाव देकर, प्रेशर देकर अपनी शर्त मनवाना चाहते हैं, जैसे यूक्रेन को उन्होंने अपनी शर्त मनवाने की बात की थी। अब कनाडा के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्यों कनाडा जो है वो फाइव आइज के लिए अहम है, या फाइव आइज क्यों कनाडा के लिए अहम है, एक प्रश्न है। तो दोस्तों, कनाडा को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और अपने खतरों को निपटने के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अगर किसी के ऊपर निर्भर होना है तो वो फाइव आइज के ऊपर ही निर्भर है। और क्योंकि बहुत सारे देश जो है उस गठबंधन के तहत युद्ध और कूटनीति के क्षेत्र में मदद नहीं करते हैं, लेकिन सभी देश एक दूसरे को खुफिया जानकारियां जो है मुहैया करा देते हैं, जिससे जो देश है वह पहले ही अलर्ट हो जाता है कि उसके पास कोई भी सुरक्षा संबंधित अगर खतरा हो तो उसको जानकारी हो जाए। ट्रंप के जो सलाहकार हैं, जिनका बिजनेस स्टैंडर्ड में जो लेख जो छपा था जिसके बारे में हमने कहा, वो बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए भैया, कनाडा की रक्षा की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है नहीं। अमेरिका के ऊपर पूरा का पूरा उत्तरदायित्व तो होता है, और अमेरिका की सुरक्षा मानकों के हिसाब से कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। ठीक। कनाडा इस अलायंस का सबसे कम योगदान करने वाला देश है, और कनाडा को गठबंधन से बाहर करने से अमेरिका को फायदा होगा, इसलिए क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कनाडा के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है रूस की, है ना। तो माना जा रहा है कि भैया बहुत जरूरी नहीं है, हम आपस में संबंधों को बेहतर करेंगे, तुम हटो।
ठीक है। अब कनाडा को अगर इस अलायंस से हटा देता है अमेरिका तो होगा क्या? तो अगर कनाडा को इस अलायंस से अमेरिका हटा देता है तो कनाडा के पास समस्या होगी कि वो अपनी हिफाजत खुद कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। ठीक। लेकिन दूसरी जो है, चीन का जो प्रसार नीति है, यानी कि चीन जिस प्रकार से प्रसार कर रहा है, चीन अभी अंटार्कटिक में अपनी मौजूदगी को जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कनाडा को बाहर अमेरिका करता है तो इस अलायंस से बाहर करने पर जो है वो जो अंटार्कटिक के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा आर्कटिक के क्षेत्र में जो चीन अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, इससे अलायंस से बाहर करने से यह काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा की सीमित क्षमता होते हुए भी वह कहीं ज्यादा काम जो है वो उसके लिए करता है। और इतिहास पे ऊपर अगर हम नजर डालें तो कई बार हमने देखा है कि कनाडा एक बहुत बड़ा सहयोगी बनकर अमेरिका के लिए आया है। ठीक है ना? फाइव आइज में कब कब कनाडा की मदद की गई है? तो 2006 में कनाडा की राजधानी टोरंटो में 18 लोग स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके, संसद पर हमले और प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश रच रहे थे, तो इस फाइव आइज ने उसे नाकाम कर दिया। 2013 में टोरंटो से न्यूयॉर्क तक जाने वाली यात्री ट्रेन में बमबारी की साजिश का खुलासा किया और 2 लोगों को जो है वह गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के फैलने से रोका, देश में आतंकवाद को फैलने से रोका, कई ऐसे नागरिक को ट्रैक किया जो आईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़कर भागने के फिराक में तो हैं। तो फाइव आईज का आपने देखा कि किस प्रकार से फाइव आईज जो है वो कनाडा के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक। अब अगर हम बात करें तो एक मामला और भी आपको देखने को मिलेगा जो कि निज्जर से संबंधित मामला है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या जून 2023 में कर दी गई थी, और इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी के ऊपर जो है वह आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने जो है वो निज्जर की हत्या की है। ट्रूडो ने जो है कहा कि इसके लिए जो उनको इनपुट मिला है वो फाइव आईज से ही इनपुट मिला है। ठीक। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो फाइव आइज कनाडा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फाइव आइज की सहायता से कनाडा ने कई बार अपने देश की रक्षा की है। तो अगर अमेरिका इससे बाहर करता है, ठीक है, तो इससे कनाडा के लिए भी समस्या होगी, अमेरिका के लिए भी थोड़ी मोड़ी समस्या जो है वो हो सकता है। ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना? और इस टॉपिक को जो है कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।